करियर की शुरुआत तरबूज फसल से ही हुई थी। उस टाइम पे कितने रुपए कमाए थे? जी मैंने 2 एकड़ से लगभग 7-8 लाख रुपए कमाया था। एक फल मक्खी आती है, जैसे फ्रूट सेट हो रहा है उस टाइम पे डंक मार देगी। उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे खेत में नुकसान हो रहा है, लेकिन जब वो तरबूज आपका 3 से 4 किलो का बनेगा, जब आपको पता चलेगा। तरबूज में मैन है फुटान, एक ही जड़ से 10-10 बेल निकलती है तरबूज में। नमस्कार दोस्तों, अगर आप 1 एकड़ जमीन से 3 से 4 लाख रुपए कमाना चाहते हो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट करके, तो भैया आपको सर्दियों के मौसम में अगेते तरबूज बोने चाहिए। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तरबूज खेती की A to Z जानकारी। हमारे पास जो किसान भाई है वो तरबूज का एक्सपर्ट फार्मर है। 45 एकड़ जमीन के अंदर खेती है इनकी और अलग अलग तरह के काफ़ी वेजिटेबल क्रॉप्स करता है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो भैया सबसे पहले आप अपना छोटा परिचय दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम हितेश यादव, गांव भोजराज का गिडानी, तहसील कोट कासिम, जिला अलवर, राजस्थान। तो हितेश भैया पढ़ाई कहाँ तक की आपने? जी मैंने BSc कर रखी है। BSc कर रखी है। हाँ जी। फिर आप खेती कर रहे हो? हाँ जी। उम्र कितनी है अभी? मेरी उम्र 24 साल। तो हितेश सबसे पहले तो आप ये बताओ आप किन किन फसलों की खेती करते आ रहे हो और कितनी ज़मीन के अंदर खेती कर रहे हो? जी हम फिलहाल 45 एकड़ के अंदर खेती कर रहे हैं और इसके अंदर हम तरबूज है जी, चप्पल टिंडा है, हाँ, अपना खरबूजा है और जी अपनी फूल गोभी है, खीरा है और प्याज, टमाटर जी। ये सब्जी वर्ग की फसलें उगाते हैं। अभी आपके पास कौन कौन सी खेती है? अभी मैंने गोभी लगा रखी है 10 बीघा के अंदर। 10 बीघा। हाँ जी। और इस खेत के अंदर जिसमें अपन चल रहे हैं उसमें क्या फसल थी अभी इससे पहले? इसके अंदर जून के अंदर हमने खीरा लगाया। खीरा 2 महीने के अंदर खीरा खत्म हो गया जी। फिर इसके अंदर हमने सितंबर के अंदर प्याज की फसल लगाई जी। अब प्याज की फसल खाली होने के बाद, खेत को अच्छा सुखाने के बाद, फिर अब इसके अंदर तरबूज की तैयारी होगी। तरबूज का चूंकि आपके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, तो जी। तरबूज से ऑन एवरेज, कभी ज़्यादा तो कभी कम, ऑन एवरेज 1 एकड़ ज़मीन में कितने रुपए कमाए जा सकते हैं? मेरा मानना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है तरबूज के अंदर, किसान तरबूज के अंदर 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए एकड़ तक तरबूज से कमा सकता है। हाँ जी। बेचने के अंदर कोई दिक्कत? बेचने के अंदर इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको आप ना तो इसमें पैकिंग की ज़रूरत, इसको आप खुला ट्रॉली में, पिकअप में, किसी भी गाड़ी के अंदर भर के मंडी में बेच सकते हो। कहीं पर भी आप स्टॉल लगा सकते हो। इसकी बिक्री के अंदर सबसे आसानी से तरबूज बिकता है सब्जी के अंदर। तो इस खेती को अगर कोई नया किसान भी करना चाहे तो आराम से कर सकता है? हाँ जी। मेरे जो करियर की शुरुआत तरबूज फसल से ही हुई थी। अच्छा। हाँ जी। जैसे पढ़ाई छोड़ी? हाँ, मैंने जब पढ़ाई छोड़ी थी तो मैंने लगभग 2 एकड़ में तरबूज लगाया था। फर्स्ट टाइम आपने शुरुआत, अपने करियर की शुरुआत खेती में भाई ने तरबूज से की थी। हाँ जी। उस टाइम पे कितने रुपए कमाए थे? जी मैंने 2 एकड़ से लगभग 7-8 लाख रुपए कमाया था। बस वहीं से मनोबल बूस्ट हो हाँ जी। गया। हाँ जी। उसके बाद फिर हमने काम बढ़ाना शुरू कर दिया और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई, हमें तरबूज बढ़िया फसल लगी। अच्छा, खेत की तैयारी में कौन कौन से खाद, उर्वरक और ये सब चीज़ें होंगी? देखो, तरबूज के अंदर उर्वरक की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है गोबर का देसी खाद जी। गोबर का देसी खाद डालने के बाद 1 एकड़ में 1 बैग DAP, 1 बैग पोटास और 4 से 5 किलो रिजेंट वगैरह कोई कीटनाशक मिला के जी। वो बेलवर की फसलों में ज़रूरी होता है क्यों, नेमाटोड वगैरह खतरा होता है? हाँ जी, नेमाटोड वगैरह, दीमक वगैरह ना लगे इसके लिए। अच्छा, चलो ये चीज़ हमने बेसल डोज में कर ली। अब टाइम आया भैया बेड निकालने का, बेड बनाने का। तो बेड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? एक बेड से दूसरे बेड की दूरी कितनी होनी चाहिए? बेड की चौड़ाई लगभग 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। और ये जो बेड की जो चौड़ाई है, हाँ, वो 1.5 से 2 फीट होनी चाहिए। 2 फीट रखो कम से कम, है ना? और एक बेड से दूसरे बेड की जो दूरी है वो, एक बेड से दूसरे बेड की अगर अपन सेंटर देखेंगे, जो ड्रिप से ड्रिप की दूरी जो सेंटर है वो 6 फीट के लगभग होनी चाहिए। 6 फीट के लगभग होना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर फिर बात आती है ड्रिप। इसके अंदर 16 mm की 1 फीट वाली जो 4 लीटर पर आवर के हिसाब से पानी डालती है, वो ड्रिप का यूज करते हैं हम। हाँ। मल्चिंग पेपर कितना माइक्रोन का होना चाहिए? मैं तो जो यूज करता हूँ सर, वो करता हूँ 25 माइक्रोन का मल्च, क्योंकि हल्की माइक्रोन का मल्च लगाने से अपने प्रोडक्शन पे असर आता है। और उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का है कि मल्च की मोटाई का है। अब जो हल्का माइक्रोन होगा, कम माइक्रोन की मल्च होगी, उसके अंदर से धूप बेड के अंदर जाएगी,
जिसके अंदर जिससे कि प्रोडक्शन और जड़ के विकास के ऊपर असर पड़ेगा। और जो 25 माइक्रोन का मल्च है वो खेती सब्जी वर्गीय फसलों के लिए सबसे बढ़िया गुणवत्ता का माना जाता है। उसके अंदर से धूप बेड के अंदर नहीं जाती है, जड़ वगैरह अच्छा विकास करती है और ना ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, उससे पौधा विकास अच्छा करता है। जी। अब भैया हमने मल्चिंग भी इसके ऊपर डाल दी है। हाँ जी। अब बात आती है इसके अंदर पहली जो हम सिंचाई करेंगे ना, जो सीड सोइंग करेंगे बीज बोने से पहले, हाँ जी। वो कितनी देर तक हम चलाएं? वो हमको इस हिसाब से चलानी है कि हमारा बेड गीला हो जाए पूरी तरह से। हाँ जी। अच्छा। और हम क्या करते हैं कि उसी में ही पहले पानी में या तो क्लोरो या फिर रिजेंट, वो इंसेक्टिसाइड शुरू में ही चला देते हैं, नहीं, जिससे हमने तो पहले बेसल डोज में भी तो रेजेंट डाला, तो फिप्रोनिल डाल रखा है। जो अपने दानेदार रिजेंट डालेंगे वो उसका असर रहेगा लंबे टाइम तक जी। और जो अंदर अपन लिक्विड में क्लोरो चलाएंगे उसका असर रहेगा लगभग 1 हफ्ता। तो 1 हफ्ते के अंदर हमारा सीड उग आएगा बाहर, उसको दीमक वगैरह कोई कीट वगैरह खाएगा। अब हमने वो चला रहे, हमने दोस्तों क्लोरोपाइरिफोस आता है ना 20% वाला, और शुरुआत में जब आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर जैसे ही आप ड्रिप और मल्चिंग बिछा के और पहले जब आप इस बेड को आप भिगोगे, मतलब बीज बोने से पहले, तो उसमें आप आधा लीटर पर एकड़ के हिसाब से उस पहले सिंचाई के अंदर ही क्लोरो चला देना, ताकि ज़मीन की जो ऊपरी सतह के अंदर अगर किसी तरह कोई दीमक वगैरह कोई इंसेक्ट होंगे ना तो वो मर जाएंगे। तो अब वो हमने रात भर हमने चला लिया, इसको अच्छे से भिगो लिया। हाँ जी। फिर दूसरे दिन इसके अंदर लगा दें बीज। दूसरे दिन इसके अंदर बीज लगाना है। बीज लगा लें। हाँ जी। अच्छा, बीज की बात रहेगी, बीज इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी के सीड कौन से हैं? देखो सर, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग बीज आ रहे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे बीज है जैसे अपना नामधारी का ये कोहिनूर है जी, और अपना रवि सीड का सुपर कैंडी है, मैक्स है नुनेम्स का। अच्छा, काफ़ी अच्छे अच्छे बीज है। 1 एकड़ ज़मीन में कितने बीज की ज़रूरत पड़ती है? 1 एकड़ खेत के अंदर 5 से 6 हज़ार 5 से 6 हज़ार। हाँ जी। तो उसके अंदर अपन को चाहिए लगभग 250 से 300 ग्राम बीज। 250 से 300 ग्राम। हाँ जी। इनका ऑन एवरेज जो बाजार के अंदर जो प्राइस होते हैं वो लगभग बाजार के अंदर सर तरबूज 20,000 से लेकर 25-26 हज़ार रुपये केजी तक किलो मिलता के है। हिसाब से हाँ मिलता जी। है ना, बीज मिलता है ना। हाँ जी। एक बीज से दूसरे बीज की दूरी 2 फीट रखनी है। 1.5 से 2 फीट। 1.5 से 2 फीट हाँ जी। सफिशिएंट है। हाँ जी। बीज लगाने के बाद उसी दिन का काम है ये, स्टिक लगानी है। स्टिक लगाने के बाद ऊपर से लौटने लगाना। उसी दिन बीज सोविंग करने के बाद बीज फिर जर्मिनेट कितने दिन में हो जाएगा? सर बीज जर्मिनेशन का जो है वो होता है मौसम के ऊपर। अच्छा। अगर तापमान ज़्यादा है तो बीज जल्दी जर्मिनेशन होगा और अगर तापमान कम है तो बीज का जर्मिनेशन लेट होगा। लगभग ऑन एवरेज इन दिनों में 6 से 10 दिन के अंदर बीज जर्मिनेशन आता है। अच्छा, जर्मिनेशन होने के बाद फिर हमने इसके अंदर जो फर्टिगेशन करना है या सिंचाई करनी है वो कितने दिनों में करनी है? देखो इसके अंदर सिंचाई का ऐसा है, सिंचाई हमको शुरुआती स्टेज में बहुत कम करनी पड़ती है, लगभग फरवरी माह की 15 फरवरी तक। अच्छा। हाँ जी। और शुरू के अंदर जब पत्ता 2 से 3 पत्ती का हो जाता है तो उसके अंदर कोई अच्छा फंगीसाइड NPK 19-19 मिला के ड्रेंचिंग करते हैं। फिर उसके अंदर दूसरी जो ड्रेंचिंग होती है उसके अंदर ह्यूमिक एसिड और 19-19 या 1261-0 कोई सा भी एक लेके उसकी ड्रेंचिंग होती है। अच्छा। कोई नॉर्मल अपना इंसेक्टिसाइड लेके उसका एक स्प्रे करना पड़ता है। फिर जब तक ये इसके ऊपर लोटनल ढका हुआ है तब तक इसके अंदर ज़्यादा स्प्रे की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि कीटों का अटैक अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। और रही बात फर्टिगेशन की, ड्रिप फर्टिगेशन इसमें लगभग शुरुआत होती है उसकी 15 फरवरी से। अच्छा। क्योंकि सर्दी के अंदर पौधा विकास बहुत कम करता है। जब 15 फरवरी के बाद हमारे यहाँ पे तापमान ऊपर जाना शुरू होता है उसके बाद से ही पौधे का विकास होता है, बेल चलती है जी। फर्टिगेशन उसी टाइम काम आता है। हाँ। अब अगर सर्दी के अंदर इतने कम तापमान में जब पाला जम रहा है और हम इसके अंदर फर्टिगेशन करेंगे तो कोई काम नहीं आएगा। बिल्कुल। क्योंकि पौधा विकास करता ही नहीं इतनी ठंड में। 1-2 फर्टिगेशन शुरू में जैसे 19-19 हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया, उसकी हम कर सकते हैं। वो ड्रिंचिंग अपने वो भी ड्रिंचिंग से, स्प्रेयर मशीन से हाँ या जी। फिर यूं डब्बों से है ना। हाँ, कफ वगैरह किसी से लगभग एक पौधे में कितना क्या कुछ यूज करना चाहिए? एक पौधे के अंदर मेरे हिसाब से 50 ml काफी है। 50 ml। हाँ जी। एक ड्रम में घोल के और हाँ। 50 ml हाँ पर जी। पौधे को दे। पर पौधे ऊपर से हल्की मोटी कोई स्प्रे कर दो, हल्की फुल्की, है ना। हाँ। अच्छा, फिर बाद में जो हमारे तरबूज जैसे लगना स्टार्ट हो गए, हाँ जी, उसके बाद उसके साइज को किस तरह से बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज है ना वो लगे, उत्पादन ज़्यादा निकले देखो उसके लिए? उससे पहले एक काम करना पड़ता है। तरबूज का जो फुटान होता है ना, जी। वो तरबूज में मेन है फुटान।
एक ही बेल से एक ही जड़ से 10-10 बेल निकलती है तरबूज में। अच्छा। हाँ जी। तो उसके लिए हमको फर्टिगेशन चलाना पड़ता है 1261 वगैरह, और NPK जैसे 13-0-45 फ्लोरिंग स्टेज पे। फ्लोरिंग स्टेज के अंदर फर्टिगेशन होता है तरबूज में सबसे ज़्यादा, उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो NPK 0-52-34, फिर उसके एक हफ्ते बाद में कैल्शियम विद बोरोन, फिर उसके बाद 13-0-45 NPK, ये समय समय पर चलाने पड़ते हैं। और तरबूज को फुलाने के लिए सबसे अच्छा है 0-52-34 NPK और कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, ये हाँ उसको जी। फुलाना, हाँ जी। उसके साइज को मोटा करना। हाँ जी। और आगे चलकर वो मीठा बने, लाल बने, उसके लिए हम चलाते हैं सर 0-0-50 सबसे एंड में, जब हमको पोटास। हाँ, हमको जब मंडी भेजना है उससे 4 से 5 दिन पहले हम इसके अंदर 4 से 5 केजी प्रति बीघा या फिर अपन 6 से 7 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 0-0-50 NPK उसको चलाते हैं। कितने दिन के बीच के दरमियान रख के? किसको? जैसे आज चला दिया, अगला कब चलाना है? नहीं, बस एक बार चलाते, लास्ट 2 बार। अच्छा, वो 3 से 4 दिन के अंदर बस। और जो ये NPK जितने 19-19 है, 0-52-34 है, 12-61-0, 13-0-45, इनकी क्या मात्रा रखनी होती है? ये सर इसकी बीघे के हिसाब से होती है 4 से 5 केजी। एकड़ की बात करें तो 6 से 7-8 केजी तक। 6 से 7-8 एकड़। इनमें भी कितना गैप रखे हैं अपन? गैप 10 दिन? मैं तो रखता हूँ सर 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का। हफ्ता 10 दिन के बीच में चलाते रहो ना। हाँ। अच्छा, और कोई स्पेशल इसके अंदर कोई ऐसी बीमारी आती हो जो नया किसान अगर कोई करना चाहे तो मतलब उसके लिए जो है ना अच्छा रहे यार? ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है। शुरुआत में जैसे सर्दी का टाइम होता है तो तरबूज में वैसे जड़गांठ की बीमारी कम आती है, खरबूजे में ज़्यादा आती है। तरबूज में एक शिकायत हो सकती है जड़ गलन की। अच्छा। हाँ, उसके लिए अपन एलियट का या फिर अपन रोको का ट्रेंचिंग करा सकते हैं 1 से 2 बार। तो वो शुरुआती चरण में? हाँ जी, वो शुरुआती चरण में। एक तो शुरुआती चरण में ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर इसके अंदर जब से 15 फरवरी के बाद में स्प्रे का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि तरबूज के अंदर सबसे मेन है एक फल मक्खी आती है। फ्रूट फल मक्खी क्या है, जैसे फ्रूट सेट हो रहा है उस टाइम पे डंक मार देगी। उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे खेत में नुकसान हो रहा है, लेकिन जब वो तरबूज आपका 3 से 4 किलो का बनेगा, जब आपको पता चलेगा, फिर कोई फायदा नहीं रहेगा आपको। अंदर से खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, उसको डिमांड मार्केट में बिकेगा नहीं वो। सही बात। और उस टाइम पे स्प्रे करने से कोई फायदा नहीं है, इसका शुरू में ध्यान रखना पड़ता है। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए कौन से स्प्रे करते हैं? हम तो जो ज़्यादा यूज करते हैं, एक तो फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं। फेरोमोन ट्रैप, और उसके सोलोमन या फिर साइपर सिम्बूस के नाम से आती है। अच्छा, उसका स्प्रे डालते हैं।